हेलो शिक्षक साथियों, आप सबको नमस्कार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडवांस। आज हम लोग प्रधान शिक्षक के डीएलएड सिलेबस की यूनिट 1 का सेट नंबर 10 देखेंगे और सेट नंबर 10 में टॉपिक है शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, भाग 2 यानी भाग 1 पूर्व में आ चुका है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या विशेष है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न हमारे सामने है और पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि सारोकीन के अनुसार संस्कृति के कितने स्वरूप हैं। सारोकीन एक समाजशास्त्री है, एक विद्वान है और इनके अनुसार पूछा जा रहा है प्रश्न के माध्यम से कि संस्कृति के कितने स्वरूप हैं। तो यहाँ अगर उत्तर के ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन है 2, 4, 3, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं आई, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ उत्तर आपका होगा सी 3, यानी सारोकीन के अनुसार संस्कृति के 3 स्वरूप हैं और वो कौन कौन से हैं। वो है आपको भावनात्मक संस्कृति, संवेदनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ से बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है भावनाओं और भावों का संबंध मन एवं डैश से है, विवेक से है, बुद्धि से है, हृदय से है या विचार से है, या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो भावनाओं और भावों का संबंध मन एवं हृदय से है। क्लियर है। तो यहाँ उत्तर हमारा हो जाएगा हृदय से। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न हमारे सामने है समाज और सामाजिक गतिशीलता किसी की कृति है। तो समाज और सामाजिक गतिशीलता यह एक आपको पुस्तक है और ये पुस्तक है, इसकी रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है। यह किसकी रचना है यानी किसकी कृति है। मैकाइवर एंड पेज की, सारोकीन की, स्टुअर्ट एंड गिलिंग की, वोगबर्न की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर को और उत्तर में हम देखेंगे तो यह जो कृति है समाज और सामाजिक गतिशीलता यह सारोकीन की है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न हमारे सामने है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है किसी मनोवैज्ञानिक को, किसी नहीं किस मनोवैज्ञानिक को उनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक आपको विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आया, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? सारोकीन को, मैकाइवर एंड पेज को, जीन पियाजे को, पार्सन्स को या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए आपको जीन पियाजे को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपको जीन पियाजे हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न है और 5वां नंबर प्रश्न क्या करता है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब शुरू किया? कौन सा मिशन है? ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है और इसके बारे में और किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत सरकार के द्वारा। तो इसका प्रश्न का उत्तर अगर का ऑप्शन देखा जाए तो 1981 में, 2003, 2005, 1985, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2003, यानी भारत सरकार ने पांडुलिपि मिशन जो है यानी राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन वह 2003 में शुरू हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने है और यह प्रश्न कह रहा है, यह कथन है और यह कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जिस राष्ट्र की भाषा समृद्ध नहीं, जिस राष्ट्र की भाषा समृद्ध नहीं है वह राष्ट्र समृद्धशाली नहीं हो सकता। बहुत फेमस कोट है ये किसका कोट है? देरिदा, फूको, सार्त्र या कामुक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन आपका जो है आपको देरिदा का कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं 7वें नंबर और 7वां नंबर प्रश्न हमसे क्या कहता है कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ये आपको अवधारणा है और ये फिलॉसफी है, ये दर्शन है कि किसके द्वारा बताया गया था, डिफिनीशन किसके द्वारा बताया गया? डेविस, ऑकबर्न, सारोकीन या पार्सन्स या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये आपको सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा जो है आपको ऑकबर्न के द्वारा दिया गया। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हंटर आयोग कब बना था। हंटर आयोग में ध्यान रखना है कि ये दो तरीके के एक ही नाम से दो आयोग बने थे। एक आपको 1919 में बना था जालियांवाला बाग के कांड के जांच के लिए और ये आपका ये हंटर आयोग है, शिक्षा से संबंधित है। और क्योंकि हम लोग शिक्षा से संबंधित चीजों को देख रहे हैं, उसके पाठ्य सामग्री को देख रहे हैं, तो यहाँ बात शिक्षा संबंधी की होगी, पॉलिटिकल नहीं है। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपको ऑप्शन मिलेगा आपको 1854, 35, 82, 32, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ उत्तर देखा जाए तो उत्तर आपका मिलेगा सी यानी 1882 और इस पर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार के सार्वजनिक घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया? यानी यूएन में आपको जो ह्यूमन राइट्स के आपको पब्लिक
आपको घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया, 1945, 1948, 1985 या 54 में? तो उत्तर देखा जाए तो आपको 1948 इसका उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए, यानी जो पब्लिक डिक्लेरेशन है आपको ह्यूमन राइट्स पे या उसी पे आधारित है, 1948 में स्वीकार किया गया था। आइए आगे देखते हैं। विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रता। ये वेद, ये किस वेद का सूत्र है? ये किस वेद का सूत्र है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये जो है आपको अथर्ववेद का सूत्र है। हम लोग बहुत इसको नीति श्लोका में पढ़े हैं, यानी ये अथर्ववेद का सूत्र है। आइए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न हमसे क्या कहता है कि पहले की अवस्था या अस्तित्व की विधि में रूपांतरण को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसका कथन है? यानी पहले की अवस्था या अस्तित्व की विधि में रूपांतरण को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये कथन आपका सारोकिन का, फ्यूचर का, विम्बलन का है, पार्सन्स का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, फीचर का। ये कथन जो है आपको फीचर का कथन है, यानी पहले की अवस्था या अस्तित्व की विधि में रूपांतरण को सामाजिक परिवर्तन फीचर ने कहा था। अब आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, यानी सोशल चेंज का मतलब होता है आपको सोशल स्ट्रक्चर में चेंज। ये कथन किसका है? सारोकिन का है, फीचर का है, वेबलन का है, या जॉनसन का है? ये उत्तर अगर देखा जाए तो ये उत्तर आपका जॉनसन होगा यहाँ, यानी कथन जो है ये आपका जॉनसन का है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक परिवर्तन है एक अनिवार्य नियति, एक अनिवार्य घटना, एक संकट, या एक विचार? उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सामाजिक परिवर्तन आपको एक अनिवार्य घटना है। क्या है? एक अनिवार्य घटना है। क्लियर है? यह नियति नहीं है, यह संकट नहीं, एक विचार नहीं है, यह एक अनिवार्य घटना है। 14 नंबर, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसका प्रतिपादन है? यानी इसके प्रतिपादक कौन है? श्रम विभाजन सिद्धांत, इसको याद कर जाना है किसी भी तरीके से। ये प्रश्न सब जो है ना, ये आपको हूबहू छप जाते हैं। तो इसके उत्तर को अगर हम देखें तो यह आपको दुर्खिम ने श्रम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। श्रम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन आपको दुर्खिम के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं, राष्ट्रीय योजना आयोग, राष्ट्रीय नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? चूंकि अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अगर हम देखें, चूंकि यहाँ 5वां ऑप्शन छूट गया है, आप उत्तर जान जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 48, 50, 65, 63। अगर उत्तर को देखा जाए तो 1950 में आपको नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन आपको हुआ था। अब नीति आयोग है उसकी जगह। अब आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, शहरीकरण ग्रामीण जन संचार का शहरों की तरफ जाना है। किसने कहा? शहरीकरण यही वही न है कि जन संचार का मतलब होता है लोगों के, गांव के लोगों का शहर की तरफ माइग्रेट कर जाना, शहरीकरण है। और यह कथन जो है इसको किसने कहा था? होप ने, टेलर ने, डेविक ने, या समेल्स ने, या उनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो आपको टेलर का है, इसका कथन है ये आपको। 17 नंबर प्रश्न, सोशल चेंज पुस्तक के रचयिता। यहाँ सोशल चेंज एक किताब है, ये बहुत फेमस है, और इस फेमस बुक को हम जानेंगे कि इसकी रचयिता कौन है। मैं आपको बता दूं कि आपके यूनिट 1 में शिक्षा के साहित्य नाम से एक आपको टॉपिक है, जिसके लिए अलग से कोई वीडियो नहीं आएगा। मैं इसी वीडियो में, यानी जो भी 10 वीडियो आए हैं उस सब में 2-2, 3-3 पुस्तकों के नाम आपको आए हैं। यहाँ भी आपको 2-3 पुस्तक के नाम, अभी आपको एक नाम मिल गया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस सोशल चेंज पुस्तक के रचयिता कौन है। लार्नर है, मुरे है, श्रीनिवास है, एसी दुबे है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक। यहाँ अगर देखा जाए तो आपको मुरे जो है सोशल चेंज के आपको रचयिता। क्लियर है? चलिए देखते हैं 18वां नंबर प्रश्न, आधुनिकरण की प्रक्रिया की प्रकृति कैसी होती है? समाजवादी, पूंजीवादी, विकासवादी, या परिवर्तनवादी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो आधुनिकरण की प्रक्रिया जो है आपको विकासवादी है। कैसा होता है? विकासवादी। आधुनिकरण की जो प्रक्रिया क्या है? वो विकासवादी, डेवलपिंग होता है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, अभी हम लोग ने एक किताब देखा, फिर दोबारा किताब आ गया, यानी इसी प्रश्न में हमने 3 किताबों को देख लिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एम श्रीनिवासन, मुरे, लार्नर, या एसिड। तो ये आपको कृति है एम.एन. श्रीनिवासन की। क्लियर है? एम.एन. श्रीनिवासन की कृति है ये। 20वां नंबर, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 1949, 52, 59 या 63? यानी 1949 में आपको टेलीविजन की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं, ईसाई मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में आपको तरुण सभा की स्थापना की है। उसी से संबंधित प्रश्न है कि स्थापना इसकी हुई कब?
1810 में, 1815 में, 19 में या 1840 में? तो इसके उत्तर को देखा जाए तो आपको 1819 में तरुण सभा की स्थापना आपको कलकत्ता में किया। 22वां नंबर प्रश्न हमारे सामने है और 22वां नंबर प्रश्न हमसे कहता है कि समाज के वे तत्व जो समाज को नियंत्रित करते हैं, क्या कहता है? कौन से तत्व हैं जो समाज को नियंत्रित करते हैं? सामाजिक परंपरा, सामाजिक मूल्य, प्रथाएं या लोकनीति? अगर देखा जाए तो सामाजिक मूल्य का आपको बहुत स्थान है समाज के को नियंत्रण करने में, यानी सोशल वैल्यू। अगर सोशल वैल्यू जो है आपको समाज को कंट्रोल करता है, तो हर जगह सोशल वैल्यू आपका महत्व रखता है। हर अगर किसी कोई व्यक्ति भी है तो उसकी भी वैल्यू आपकी होता है, उसका एक हर चीज का मूल्य होता है। तो सोशल वैल्यू जो है समाज को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान रखता है, यूं कहे कंट्रोल करता है। हमारे सामने है 23वां प्रश्न, तलाक को भारतीय समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है? क्या तलाक सही होता है? इसमें देखिएगा जो निगेटिव आपको कमेंट होगा वही मिलेगा। आदर की दृष्टि से मतलब नहीं बनता, हे की दृष्टि से बिल्कुल हो सकता है, स्वाभाविक दृष्टि से बिल्कुल नहीं, उपरोक्त सभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो यहाँ अगर देखा जाए हे की दृष्टि से इसका उत्तर हो सकता है। क्लियर है? 24वां प्रश्न देखते हैं और 24वां प्रश्न हमारे सामने है, पश्चिमी संस्कृति की का मूल धर्म क्या है? व्यक्तिवाद, समष्टिवाद, भोगवाद, अलगाववाद? यहाँ देखा जाए भोगवाद ये आपको इसका मूल धर्म। चलिए आगे देखते हैं। 25वां प्रश्न है, संस्कृति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? मूरे ने, एस दुबे ने, एम.एन. श्रीनिवासन ने, लार्नर? संस्कृति की अवधारणा जो है आपको एम.एन. श्रीनिवासन ने प्रस्तुत की। इन्होंने अभी देखा आपने, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखा था जिसको हमने अभी चर्चा किया। क्लियर है? चलिए, हाँ आज के लिए बस 25 प्रश्न है। एक और वीडियो आपको मिलेगा जो 10-15 प्रश्नों का होगा। मैं आपको बता दूं और आपको एक सूचना दे दूं कि और आपके लिए फायदे की चीज है कि आज से एक वीडियो अपलोड मैं करूंगा और ये श्रृंखला अनवरत चलेगी, वो है आधुनिक भारत के इतिहास। और उसके बाद जो सिलेबस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से होगा, इसके बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और जिसके वीडियो आपको नहीं पड़े हैं, रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, पहुंचता है तो मैं बना रहा हूं। मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ प्रमुख आपको अमृत तुल्य प्रश्नों को आप जरूर रखें, तो मैं आज से उसकी सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो आप उसको देखिएगा जरूर, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, लगा कि ये फ्रूटफुल है, तो इसे आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा समझ। धन्यवाद, जय हिंद।